ये भी तो हो सकता है सर कि स्पाउस का हाउस है सन और सैटर्न 7th हाउस में अगर आके बैठ गए, मान लीजिए वो बंदा बिजनेस ही कर रहा है, पार्टनरशिप में काम कर रहा है, भर के पैसे कमा रहा है, भर के विदेश के ट्रिप कर रहा है, उसकी वाइफ को यही चाहिए कि मुझे ट्रिप्स करवाओ, उसको बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए ही नहीं, उसको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, तो ये तो राजी होगा कि भाई मेरी शादी भी बहुत अच्छी चल रही है और मैं भर के पैसे कमा रहा हूँ, बिजनेस में अच्छा कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो इसमें मैं एक चीज़ इला जोड़ूँ आपको कि जब कभी ऐसा चार्ट आता है, सपोज अनमैरिड है बंदा, तो हम कहते हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशन उस भाव से थोड़ी कम रखो। बाकी तो है, दुनिया है, चलेगी, साथ में रहकर भी अगर आप ये मानते हैं कि सामने वाले जितना कर दिया उतना अच्छा, तो वो घर भी आपके लिए अच्छा है, बचा रहेगा। आप दुखी कब होते हैं? जब आप उस घर से मन लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेशन का हाउस कौन सा होता है सर? एक्सपेक्टेशन इमोशन के थ्रू देखते हैं और मून जहाँ बैठता है वहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अच्छा। हम विषय से थोड़ा हट जाएंगे, लेकिन इस विषय के बारे में एक बात बताऊंगा। एक बहुत बड़े स्कॉलर, मैं बहुत गुरुओं से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो एक गुरु कहा करते थे, चंद्रमा जिस घर में है व्यक्ति उस घर को लेके हमेशा व्यथित रहेगा। ठीक है, अब हमने सुना तो थोड़ा लगा यार मून तो बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, उस और मन का कारक है, व्यथित क्यों रहेगा? तो उनका ये कहना था कि जहां आप दिल लगाते हो वहां से वो चीजें पूरी ना होने पे दुख भी वहीं से मिलता है। बिल्कुल भाई, आपको कहते हैं ना दुख अपने ही देते हैं, बाहर वाला नहीं दे सकता, क्योंकि आपने उनको ये हक नहीं दिया है कि आप मुझे टॉर्चर कर सके या हर्ट कर सके। मेरा जब अनुभव ये रहा इसमें, जो मैंने ऐड ऑन किया विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय गुरु, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, बहुत केसेस पे लगता है। हमने ये देखा कि अगर चंद्रमा पूर्णिमा का है या अनअफ्लिक्टेड है, पीड़ित नहीं है, तो आपने मन भी लगाया और वहां से मिल भी रहा है, दुखी होने की क्या बात है, क्या जरूरत है? सही बात है। अब देखिए कि बहुत सारे धर्मगुरु या बहुत सारे संत पूर्णिमा के आसपास हुए हैं, गुरु पूर्व हम मनाते हैं, ठीक है, और भी बुद्ध पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये संतों का जन्म पूर्णिमा के बाद, क्योंकि उन्होंने वहाँ मन लगाया जहाँ से वो पूरा हो पा रहा था, वरना वो भी व्यथित होकर घूमते रहते, उनको वो मिल गया जो वो चाह रहे थे। तो विषय पर अगर हम वापस आए, आपने पूछा क्योंकि एक्सपेक्टेशन का भाव कौन सा है, तो चंद्रमा जहाँ बैठे वहाँ एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी कि नहीं वो डिपेंड करता है मून का क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यूज़र्स के लिए एक ही मुझे लगता है गाइडलाइन है कि शनि और सूर्य में नीच भंग का एक बार ध्यान से देखें कि वो अप्लाई किस तरीके से हो रहा है और आपकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी क्या है। एब्सोल्युटली। इसके अलावा भी कोई रूल हैं क्या सर? जी बिल्कुल है। अभी 2-3 रूल हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, और कुछ भूल जाऊं तो मैं क्षमा चाहूँगा, उसको बाद में कभी ऐड कर देंगे, क्योंकि एग्जाम पोल चल रहा है तो मुझे सोचना होगा, अच्छा ये वाला तो बताया नहीं, ये वाला हो गया। तो विषय पर आता हूँ। मैं ये कह रहा था कि क्योंकि शनि का जिक्र हुआ है, जब नीच ग्रह पर शनि की दृष्टि आए, दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथों ने इसको भी नीचभंग योग माना है। नॉर्मली मैं पता हूँ, अगर ये योग ना पढ़ा हो तो हम क्या सोचते हैं, ऑलरेडी बेचारा नीच का था, उस पर शनि की दृष्टि आ गई, क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई, तो और घर लुट गया, या ये तो ग्रह की और हालत खराब हो गई। तो जब वो योग पढ़ा तो सोचा कि क्यों ऐसा होगा कि ये शनि की दृष्टि से नीचभंग कर रहे हैं। तो पता ये लगा कि शनि न्यायाधीश माना जाता है। और आपको एक बात और बता दूं, उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में शनि को बहुत अच्छे नज़र से देखा जाता है। हम लोगों ने डर बैठा रखा है, वहाँ पर ऐसा नहीं है जितने लोगों से मैं मिला। तो डिस्कशन क्या होता है कि एक शनि जो अनबायस्ड इक्वालिटी में बिलीव करने वाला प्लैनेट है, अगर वो नीच ग्रह को देखता है तो वो उसकी नीचता में कमी करता है, उसको कंपनसेट करता है। और जब उच्च ग्रह को शनि देखे तो ज़्यादा टॉर्चर करता है। इसका लॉजिक ये दिया जाता है इला जी कि जैसे गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है ना, कि भाई 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो तो इतना दो, 50 लाख कमा रहे हो तो इतना दो, और भी 12 लाख वाली लिमिट भी आई थी कि 12 लाख से कम वालों को शायद अब टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो वीक है उसको आप माफ़ करेंगे और जो ज़्यादा करेगा उससे आप वसूल करेंगे। तो शनि वही करता है। तो अगर नीच ग्रह पर शनि की दृष्टि है, इवन इफ इट इज सन जो उसका शत्रु है, वहां पर वो अनबाइज्ड रहता है कि उसको सपोर्ट करेगा। शनि की कौन सी दृष्टि हम देखते हैं, कौन कौन सी दृष्टियां देखते हैं? वेरी गुड। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। 3, 7 और 10। हाँ जी, जहाँ शनि बैठा है वहां से तीसरे घर पर देखता है, 7वें भाव पे देखता है और 10वें घर पर दृष्टि देता है। एक सवाल मेरे दिमाग में ना बहुत देर से घूम रहा है
कि जब हम कुंडली देखते हैं, चार्ट देखते हैं, तो राहु केतु ऑलरेडी रेट्रोग्रेड होते हैं, वो वक्री ही होते हैं, तो राहु केतु का भी कुछ नीच भंग में होता है? ओके, पहले तो इला जी, राहु केतु किस राशि के स्वामी है उसी को लेकर द्वंद्व होता रहता है। कोई कहता है वृषभ, कोई कहता है मिथुन, कोई कहता है धनु, कुछ कहता है वृश्चिक, कोई कुंभ, अलग अलग राशियों में। को लॉर्डशिप तो आई थिंक शनि और मंगल की राशियों को मिली है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो जेमिनी नियम है। आपने बड़ा सही बोला है। जेमिनी में जब हम कभी कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जेमिनी ऋषि ने कंडीशन दी है कि कुंभ राशि के स्वामी राहु और शनि हैं, और वृश्चिक के स्वामी मंगल और केतु हैं। और ये और जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ ये या है, अंग्रेजी वाला और है, हिंदी वाला और नहीं है। इन दोनों में से एक होगा, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। बट जहाँ तक हम वैदिक ज्योतिष की बात करें उसमें बड़ा सिंपल सा है। राहु और केतु दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर। वो किराएदार है कि जहाँ बैठते हैं उसको अपना बना लेते हैं, उस घर की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो जब उनकी राशि अपनी नहीं है तो उनकी मित्रता शत्रुता को भी लेकर, या जैसे अभी आपने कहा एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन को भी लेकर, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। okay. और मेरी शब्द को भी मत मानिए। मैं तो कहता हूँ कि कोई अगर आके बोलता है ये नहीं मानना चाहिए, तो पहले देखो क्या शास्त्र कहता है ऐसा, अगर कहीं लिखा है तो मानो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फल दीपिका में ये आता है कि जहाँ हम राहु को नीच कर रहे होते हैं जिन राशियों में, उन राशियों में भी राहु के बैठने के अच्छे फल बताए गए। अच्छा, तो क्लासिकल बुक ने तो कहा ही नहीं कि वो नीच हो गए तो उनकी नीच भंग पे ध्यान दो। तो हमें राहु केतु को नीच भंग से दूर रखना चाहिए। एक और सवाल इसमें बनता है कि अगर किसी को नीच भंग वाले प्लैनेट्स मिले हैं और नीच भंग हो भी रहा है एक तरीके से, 2 से 3 से, तो क्या ये उसका पास्ट लाइफ कर्म है? वो बेचारा क्या क्यों लेके आया है ऐसे ग्रह? कुछ तो होगा पास्ट लाइफ से कनेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो देखो पूरी कुंडली का पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ आपने प्रारब्ध आप वहीं से लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? देखिए, पास्ट लाइफ कर्मों के बारे में बात करने से फ़ायदा पता है क्या होता है? आप में एक्सेप्टेंस आ जाती है। बिल्कुल, ठीक है। ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है? हमारे घर में कहा करते थे, या बड़े बूढ़े कहते थे, अरे कुछ तूने इसका देना होगा, ये लेने ही आया था। ठीक है, ये सुना है हमने। इससे मन को शांति मिलती है, एक बात। लेकिन कोई इसको प्रूव कर पाए कि पास्ट लाइफ में आप यही कर रहे थे, वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई पीछे जाके करा है पास्ट लाइफ, वो जो रिग्रेशन और वो सब होता है वो अलग मेथड है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम वो करते होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना आसान नहीं है ये बात कहना, और मैं इसके फेवर में भी बहुत नहीं रहता। क्योंकि कई ग्रंथों में क्या है, एक ऐसी इस तरह की स्टोरी लिखी जाती है कि जैसे मान लो आप शतभिषा नक्षत्र में हुए, तो बोलेंगे शतभिषा में जो जातिका का जन्म होता है वो पिछले जन्म में एक ब्राह्मण स्त्री थी, मंदिर में पैसे चुरा रही थी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसको ये हुआ वो हुआ, लंबी स्टोरी, आप 1.5 पेज तक पढ़ते रहोगे। अच्छा मैं ये थी, अच्छा मैंने ये किया वो किया, एंड में लिखा होगा कि इस वजह से इस जन्म में भुगतेगी मतलब, और भुगतेगी भी बड़ा नेगेटिव है। मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो नेगेटिविटी नहीं फैलाता। तो जब उसको पढ़ा तो मैंने कहा चलो शतभिषा वाले होते होंगे, आते हैं स्वाति पर आते हैं, पुष्य पे आते हैं, रोहिणी पर आते हैं, भाई सब भुगतेंगे। तो भैया हाँ सब भुगतेंगे, उसमें सभी को कहा है तुम पिछले जन्म में ये थे वो थे। तो जो ये कहता है पिछले जन्म में आप ये थे, तो भाई ठीक है भाई होऊंगा, अब मुझे आज की लाइफ देखनी है। एक्सेप्टेंस के लिए अच्छा है कि मुझे पता हो मेरी कुंडली में क्या था। अब आपने जो बात बोली उसका कहता हूँ, अगर आप कोई ग्रह नीच लेकर आए या वीक लेकर आए, इसका मतलब है आपने उस एनर्जी को लास्ट लाइफ में मिसयूज किया था, आपने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, तो ग्रह इस तरह से जा रहे हैं। जैसे अगर वीनस डेबिलिटेटेड है तो हम ये कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अ गुड पार्टनर, आपने उसको वो रिगार्ड नहीं दी, तवज्जो नहीं दी, और आप डेविएट हो गए, तो आप आएगा भाई बुध की राशि में शुक्र इस जिंदगी में, अब आपके सामने वही सब होगा जो आप करके आए हो। नीच भंग के बारे में जो अभी आपने बात कही, नीच होना आपने उस एनर्जी को मिसयूज किया था, और नीच भंग होना कि उस मिसयूज करते वक्त भी किसी के ऊपर आपने कृपा कर दी थी। तो वो नहीं? आपका अच्छा वो की प्लैनेट बन गया कि इस नीचता से बाहर निकाल रहा है। वो इस युद्ध में फंसे अर्जुन का कृष्ण बन गया कि वो आके बताएगा कि भैया ये तू गलत कर रहा है पार्थ, तू यहाँ से निकलेगा तो तेरा भला होगा। तो हम ये कहते हैं, जैसा आपने जो सवाल हुआ पास्ट लाइफ से कैसे जोड़े, तो इतना ही जोड़िए कि वो ग्रह नीच का है, भैया मेरे कुछ कर्म थे और ये ग्रह ने मैंने कुछ इसका भला कर दिया होगा तो ये मुझे बचाने आया है। ये भाव रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा।